हेलो फ्रेंड्स। आज हम यूरोपियन यूनियन के बारे में पढ़ेंगे। आपके 12th क्लास के एनसीईआरटी में यूरोपियन यूनियन के बारे में जितना भी दिया गया है उस पर मैं एक बार फिर से वीडियो बना रही हूँ। ध्यान दीजिएगा, मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं आपके लिए। चलिए शुरू करते हैं। आपके चैप्टर का नाम है सत्ता के वैकल्पिक केंद्र, जिसमें बताया गया है कि 1990 के दशक की शुरुआत में दो ध्रुवीय व्यवस्था टूट गई थी, क्योंकि 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो गया था। और यूरोपीय संघ और आसियान दो क्षेत्रीय संगठन हैं जिसके बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे, उनका उदय हो गया था। ये दोनों के दोनों क्षेत्रीय संगठन हैं। संगठन यानी एक ऑर्गेनाइजेशन है, ग्रुप है ये। तो इसमें हम इस वीडियो में यूरोपियन यूनियन यानी यूरोपियन संघ के बारे में पढ़ेंगे। अच्छा, ये जो ग्रुप्स बनाए गए थे, ये जो अपने ग्रुप समूह बन गए थे, इन्होंने अपने ऐतिहासिक जो इनकी दुश्मनी चली आ रही थी, यानी इनकी बहुत पुरानी जो दुश्मनी चली आ रही थी वो उन्होंने दूर करी, और साथ साथ अपनी कमज़ोरियों को भी इन्होंने दूर किया, उसका समाधान इन्होंने ढूंढा। और साथ में अपने इलाके में शांतिपूर्ण और सहकारी क्षेत्रीय व्यवस्था विकसित करी। इन्होंने आर्थिक यानी अर्थव्यवस्था का समूह बना लिया, एक आर्थिक संगठन बनाने की कोशिश करी थी ये यूरोपियन यूनियन और आसियान के द्वारा। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे यूरोपियन यूनियन के बारे में। यूरोपियन यूनियन 1945 में अमेरिका ने यूरोप की अर्थव्यवस्था के पुनर्गठन के लिए मदद करी, और मार्शल योजना के नाम से इसको जाना जाता है। यानी मार्शल योजना के नाम से अमेरिका ने यूरोप के अर्थव्यवस्था को फिर से खड़ा किया, यानी फिर से उसका निर्माण किया। किसका? यूरोप की अर्थव्यवस्था का। किसके तहत? मार्शल योजना के तहत। अब अगर पूछा जाता है मार्शल योजना क्या है, तो आप बता सकते हैं कि 1945 में अमेरिका ने यूरोप की अर्थव्यवस्था को फिर से पुनर्गठित किया था, यानी यूरोप की अर्थव्यवस्था को फिर से खड़े होने में मदद करी थी। मार्शल योजना के तहत 1948 में यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना की गई थी। एक संगठन बन गया था इसी मार्शल योजना के अंतर्गत, कुछ देशों का एक समूह बन गया था। ये यूरोप के देश थे और आर्थिक सहयोग के नाम से, यानी यूरोपियन आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना करी। 1949 में, यानी एक साल बाद ही यूरोपीय परिषद बनाया गया। अब राजनीतिक सहयोग भी शुरू हो गया इसके माध्यम से। 1957 में यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी बनाई गई। फिर यूरोपियन पार्लियामेंट का भी गठन कर दिया गया। ये क्या हो रहा है? आर्थिक और राजनीतिक सहयोग दे रहे हैं सारे देश एक दूसरे को। और जब कोल्ड वॉर ख़त्म हुआ, यानी शीत युद्ध जब ख़त्म हुआ, शीत युद्ध कब ख़त्म हुआ? 1991 में। तब ये प्रक्रिया और तेज़ हो गई। कौन सी प्रक्रिया? सभी यूरोप के देशों को एक साथ लाने की प्रक्रिया और तेज़ हो गई। और 1992 में इसका नाम दे दिया गया यूरोपियन यूनियन, यानी ईयू। 1992 में यूरोपियन यूनियन नाम दे दिया गया। किसको? ये जो भी संगठन धीरे धीरे करके जो बनाए जा रहे थे, पहले आर्थिक सहयोग संगठन बनाया, फिर यूरोपीय देशों ने अपनी परिषद बना ली, फिर इकोनॉमिक कम्युनिटी बना ली, फिर यूरोपियन पार्लियामेंट बना ली। ऐसे करके इनके सदस्य देश भी धीरे 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 करके और जुड़ते चले गए, जिस वजह से ये अपना एक मजबूत संगठन बना सके, और इन्होंने अपना नाम दिया इसको यूरोपियन यूनियन। आगे बढ़ते हैं। ये जो यूरोपियन संघ है, इसमें कुछ इसकी विशेषता है। कुछ इसने ना राष्ट्र की तरह काम करना शुरू कर दिया। राष्ट्र क्या होता है? एक देश की तरह काम करना शुरू कर दिया। और इसमें ही इनकी अपनी खुद की विदेश नीति है, यानी सभी जितने भी देश हैं सब एक ही समान विदेश नीति के तहत काम करेंगे। अपनी इनकी सुरक्षा नीति है, अपने इनके आंतरिक मामले हैं जिसमें ये एक जैसा काम करते हैं। न्याय के मुद्दे हैं इनके एक जैसे, सहयोग के मुद्दे हैं उस पर, समान मुद्रा है इनकी, मुद्रा यानी इनकी करेंसी है। तो यानी जो यूरोपियन संघ है ना, अब वो एक देश की तरह काम करने लगा, यानी एक राष्ट्र राज्य की तरह काम करने लगा। अब ये संगठन बन के नहीं रह गया सिर्फ कि तुम्हारा देश हम सब सहयोग करेंगे। केवल आर्थिक और राजनीतिक सहयोग नहीं था ये, बल्कि इन्होंने एक देश की तरह, बड़े से देश की तरह काम करना शुरू कर दिया, जिसमें इनकी समान एक जैसी सबकी विदेश नीति होगी, एक जैसी सुरक्षा नीति होगी, इनके न्याय के मुद्दे सब एक जैसे होंगे जिस पर ये लोग सहयोग करेंगे, इनकी सबकी मुद्रा एक जैसी होगी। इवन इन्होंने शेंजन संधि के माध्यम से इन्होंने
वीज़ा मुक्त नीति भी अपनाई है, यानी एक वीज़ा बनवा लो वो सभी देशों में काम करेगा। ये मैंने पहले जो एक वीडियो बनाई है यूरोपियन यूनियन पे, उसमें मैंने ये विस्तार से बताया है आपको कि कब कब कौन कौन सी संधियाँ हुई हैं और कैसे एक छोटे सा संगठन बड़ा बड़ा होता चला गया और एक यूरोपियन यूनियन का नाम बन गया इसका 1992 में। आगे बात करेंगे। फिर इन्होंने एक और कोशिश करी, वो थी इन्होंने संविधान बनाने की कोशिश करी। यानी इन्होंने ट्राई किया कि हम एक संविधान बनाएंगे और एक ऐसा संविधान बनाएंगे जिससे सबके सब उसको माने। पर दिक्कत क्या हुई कि इन्होंने जो संविधान बनाने की कोशिश की वो असफल हो गई, यानी संविधान बनाना बेकार हो गया। सभी देशों का अपना अपना अलग अलग संविधान है, यूरोपियन यूनियन का अपना खुद का कोई संविधान नहीं है, वो नहीं बना पाए। लेकिन क्या क्या है, इनका अपना झंडा है, इनका अपना गान है, इनका अपना स्थापना दिवस है, इनकी अपनी मुद्रा है। मुद्रा कौन सी है? यूरो। इन सब की अपनी एक मुद्रा है सोवियत संघ की, और वो है यूरो। पर सहमति बहुत दिखाई, पर कुछ असहमति के भी इनके मुद्दे हैं जिन पर सभी देश सहमत नहीं हैं। जैसे कि नए सदस्यों को लेकर सभी देश सहमत नहीं हैं, क्योंकि जब सोवियत संघ टूट गया था ना, तो उसके खेमे के यानी उसके ग्रुप के जो कुछ देश थे, वो देश मिलना चाहते थे यूरोपियन यूनियन से। पर बहुत सारे ऐसे देश थे जो नहीं चाहते थे कि उन देशों को इसमें शामिल किया जाए। साथ ही साथ जो ताकतवर जो अपनी सरकार है ना, अपनी सरकार चलाने की जो पावर होती है, वो पावर यूरोपियन यूनियन को यानी एक संगठन को देने को तैयार नहीं थे कुछ देश। यानी हमारी जो डिसीज़न मेकिंग प्रोसेस है, डिसीज़न मेकिंग जो पावर है, अगर हम वो उठा के एक संगठन को देते हैं, एक पूरे ग्रुप को देते हैं, तो हमारे पास क्या रहेगा? कुछ भी नहीं। तो बहुत से ऐसे देश थे जो अपनी ताकत को, अपनी पावर को यूरोपियन यूनियन को नहीं सौंपना चाहते थे। और कुछ देश ऐसे भी हैं जो अपनी मुद्रा को नहीं हटाना चाहते और यूरो को नहीं अपनाना चाहते। तो यानी इन देशों में कुछ अच्छाइयाँ हैं इस ग्रुप में, लेकिन सभी लोग इसमें सहमत नहीं हैं, तो कुछ कमियां भी हैं, कुछ असहमतियां भी हैं। आगे बात करते हैं इसके प्रभाव की। अब इसके प्रभाव वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, और नहीं तो आप इसकी विशेषता वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। यानी क्वेश्चन पूछा जाता है यूरोपीय संघ की विशेषता बताइए, तो आप विशेषता में यही सब लिखेंगे जो इसमें पॉइंट्स दिए गए हैं कि जो यूरोपियन यूनियन है, वो यूरोपियन यूनियन कुछ विशेषताएं रखता है अपनी, और इनकी विशेषताओं में है जैसे कि इनकी आर्थिक, राजनीतिक और कूटनीतिक, सैनिक, ये इनकी कुछ विशेषता है। यानी इन टॉपिक के आधार पर वो अपनी विशेषताएं गिनवाता है। अब आ जाएगा इनकी विशेषता में, शुरू करते हैं कि 2005 में विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी दूसरे नंबर की। अच्छा, सबसे बड़ी किसकी है? अमेरिका की, और इसकी अर्थव्यवस्था दूसरे नंबर पे थी। फिर आगे बात करते हैं, जीडीपी की बात करते हैं, यानी सकल घरेलू उत्पाद 12,000 अरब डॉलर से भी ज़्यादा है, जो कि अमेरिका से भी ज़्यादा है। समझ में आया? यानी हम इसकी किसकी बात करते हैं? आर्थिक नीतियों की बात कर रहे हैं हम इसकी, और उन आर्थिक नीतियों में हम कह रहे हैं कि इसकी जीडीपी है, वो जीडीपी अमेरिका से भी ज़्यादा जा रही है, 12,000 अरब डॉलर। फिर इसके जो मुद्रा है ना, यूरो, वो डॉलर को चुनौती दे रहा है। विश्व की जो करेंसी चल रही है वो डॉलर है, लेकिन यूरो उसको चुनौती दे रहा है। यानी डॉलर के प्रभुत्व के लिए खतरा साबित होता जा रहा है यूरो किसकी मुद्रा है? यूरोपियन यूनियन की। साथ में ही वर्ल्ड ट्रेड में यानी विश्व के व्यापार में इसकी हिस्सेदारी अमेरिका से 3 गुना ज़्यादा है। यानी विश्व में जो हम लेन देन करते हैं वो अमेरिका से 3 गुना ज़्यादा है। किसकी? यूरोपियन यूनियन की। नेक्स्ट बात की है, WTO जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के अंदर एक महत्वपूर्ण समूह के रूप में काम करता है यूरोपियन यूनियन। और इसकी विशेषताएं देखते हैं। फ्रांस जो सुरक्षा परिषद का एक स्थायी सदस्य है, साथ में कई इसके और देश हैं जो समय समय पर अस्थायी सदस्य भी रहे हैं। वो एक बड़ी पहचान रखते हैं अपनी, कि हम स्थायी और अस्थायी सदस्य होने के नाते विश्व में जो डिसीज़न लिए जा रहे हैं या विश्व में जो चल रहा है उसमें अपनी हिस्सेदारी, अपना प्रभाव दिखाएं। तो
ये जो ईयू है, ईयू मतलब यूरोपियन यूनियन है, वो अमेरिका की नीति को इसके माध्यम से प्रभावित करता है। आपको पता है कि यूएनओ में जो सुरक्षा परिषद है उसमें 5 स्थायी सदस्य हैं, जिसमें एक फ्रांस, पहले ब्रिटेन भी था पर अब ब्रिटेन का नाम इसमें नहीं लेंगे क्योंकि ब्रेग्जिट हो गया है। ब्रेग्जिट का मतलब होता है ब्रिटेन का एग्जिट होना, यानी ब्रिटेन अब यूरोपियन यूनियन का हिस्सा नहीं है। तो अब केवल हम फ्रांस की बात करेंगे इसमें। तो फ्रांस सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य है, जिसके नाते अमेरिका अगर कुछ गलत करना चाहता है और अगर यूरोप की बात यूरोप के देशों को नहीं पसंद है तो फ्रांस वीटो पावर यूज़ कर सकता है। वैसे तो कहा जाए ये सब नाटो के सदस्य हैं, यूरोप के सभी देश। तो अमेरिका और नाटो और यूरोप सब एक ही साथ रहते हैं क्योंकि नाटो में सब उसके मेंबर्स हैं। बट बाई चांस अगर कभी अमेरिका चाहे कि कुछ ऐसा निर्णय लेना, कुछ ऐसा डिसीज़न लेना जो यूरोप के देशों के खिलाफ हो, तो नहीं ले पाएगा क्योंकि फ्रांस स्थायी सदस्यता रखता है। जैसे इसमें एक एग्जाम्पल दिया गया है कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम, ईरान जो देश है उसमें परमाणु कार्यक्रम से संबंधित यूएस की नीतियों को प्रभावित किया। अच्छा, इसमें क्या हुआ था, इसमें कुछ देशों ने इनकार कर दिया था। ब्रिटेन तो यूएस के साथ समर्थन में था, लेकिन फ्रांस जैसे देशों ने यहाँ मना कर दिया था कि नहीं, हम साथ नहीं देंगे। ऐसे ही चीन के साथ भी मानवाधिकारों के उल्लंघन और पर्यावरण विनाश के मामले पर भी कूटनीतिक बातचीत इनकी सफल रही, किसके, यूरोपियन यूनियन की, कि वो नेगोशिएट कर सकते हैं चीन के साथ, अब ताकतवर देश की तरह खड़ा रह सकता है। फिर बात करते हैं सैन्य ताकत। किसकी सैन्य ताकत? यूरोपियन यूनियन की सैन्य ताकत। ये दुनिया की दूसरी, सेकंड नंबर की सबसे बड़ी सेना है। किसकी? यूरोपियन यूनियन की सबसे बड़ी सेना है, पहले नंबर की अमेरिका की है। यूरोपियन यूनियन का कुल रक्षा बजट अमेरिका के बाद सबसे अधिक है। फ्रांस परमाणु हथियार संपन्न देश है। अंतरिक्ष विज्ञान और संचार प्रौद्योगिकी में यूरोपियन यूनियन दूसरे स्थान पर है। ये इसके सैन्य ताकतें हैं, यानी केवल आर्थिक की ताकत नहीं है, सैन्य मजबूती भी है इसके पास। दुनिया की दूसरे सबसे बड़ी सेना है। रक्षा बजट में अमेरिका से नेक्स्ट यही सबसे ज़्यादा खर्च करता है। फ्रांस परमाणु हथियार संपन्न देश है और अंतरिक्ष विज्ञान और संचार प्रौद्योगिकी में ईयू का स्थान भी दूसरे नंबर पर है। पर इसकी कुछ कमज़ोरियाँ भी हैं। कमज़ोरी में अगर हम देखें तो इसमें आएगा सदस्य देशों की अपनी विदेश नीति है। भाई जितने भी सदस्य देश हैं ना, ज़रूरी नहीं है कि वो सभी एक साथ सहमत हों एक बात पे। इनकी अपनी खुद की विदेश नीति है, इनकी खुद की अपनी रक्षा नीति है, यानी अपने देश की सुरक्षा करने की नीति। एग्जाम्पल के लिए इराक पर अमेरिका के हमले पर ब्रिटेन ने तो साथ दिया था, लेकिन जर्मनी और फ्रांस इसके खिलाफ हो गए थे। सबकी अपनी अपनी विदेश नीति है। तो इस हिसाब से यूरोपियन यूनियन नाम से सब लोग कहें कि नहीं, जो अमेरिका ने किया है वो हम भी सही मानेंगे, तो ये नहीं माना यूरोपियन यूनियन के सभी देशों ने। फिर जो यूरो है, यूरो जो मुद्रा है वो कई जगहों पर लागू नहीं हुई है क्योंकि कुछ देशों ने इसकी नाराज़गी जताई है कि हम अपनी करेंसी चेंज नहीं करेंगे। फिर डेनमार्क और स्वीडन ने मास्ट्रिक्ट संधि और साझी मुद्रा का प्रतिरोध किया है। ये एग्जाम्पल है जैसे कि यूरो को नहीं माना उन्होंने। इससे यूरोपियन यूनियन की विदेशी और रक्षा मामलों में काम करने की क्षमता सीमित हो जाती है। सीमित मतलब कम हो जाती है। किसमें? विदेशी मामलों में और सुरक्षा या रक्षा के मामलों में यूरोपियन यूनियन की जो काम करने की क्षमता है वो सीमित हो जाती है, वो इतनी मजबूती से काम नहीं कर पाता है। अब देखो आपके चैप्टर में जो क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन आता है कि यूरोपीय यूनियन का झंडा बताओ। तो देखो ये आपका यूरोपियन यूनियन का झंडा है जिसमें 12 सितारे हैं। अब ये भी पूछा जाता है कि कौन से रंग का है और 12 सितारे या कितने सितारे हैं और 12 सितारे क्यों हैं। तो ये जो 12 सितारे इसमें बताए गए हैं वो इनकी पूर्णता, समग्रता और एकता का प्रतीक माना जाता है। यानी 12 सितारे जो इसमें बताए गए हैं वो इनकी पूर्णता, समग्रता और एकता का प्रतीक माने जाते हैं। और यूरोप में 12 को ना लकी नंबर माना जाता है। 12 को ये लोग अच्छा मानते हैं, तो इसलिए इन्होंने 12 सितारे रखे हैं। नेक्स्ट बात करें तो आपका पूछा जाता है यूरोपियन यूनियन के देश कौन से हैं। ये मैप भी आपके
बुक का ही है। आपके बुक में ये नए सदस्य और पुराने सदस्यों का मैप दिया गया है। ये सब यूरोपियन यूनियन के सदस्य हैं। और जो आप ऑरेंज कलर में देख रहे हैं ना, ये है जब सोवियत संघ का विघटन हो गया था, तो विघटन के बाद जो देश आज़ाद हुए थे, जो चाहते थे कि हम यूरोपियन यूनियन या अमेरिका के गुट से मिल जाएं, वो सारे ये देश हैं जो मिल गए थे बाद में। थे वो रियल में पहले सोवियत संघ, लेकिन जब सोवियत संघ का विघटन हो गया, तब ये वहाँ से निकल निकल के ये सब मिल गए यूरोपियन यूनियन में, यानी अमेरिका के साथ। ठीक है, और फिर नेक्स्ट बात करते हैं आपके, देखो ये देखिए ध्यान से ज़रा, ये दिया है कि कब कब यूरोपियन यूनियन में सदस्य देश जुड़ते गए और कैसे कैसे एक छोटी सी संधि बड़ी 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 होके 1992 में इसका नाम रख दिया जाता है यूरोपियन यूनियन। यानी अप्रैल 1951 में केवल 6 देश थे, देखो नाम भी दिया है उनका। इन 6 देशों ने कोयला और इस्पात संयंत्र, इन्होंने कोयला और इस्पात समुदाय का गठन किया था। यानी क्या बताया जा रहा है इसमें कि इन्होंने सबसे पहले यूरोपीय कोयला और इस्पात समुदाय बनाया था। कब? अप्रैल 1951 में। फिर 1957 में इन्होंने फिर से संधि करी और इसमें फिर यही जो 6 देश थे, इसे रोम संधि के नाम से जाना गया और इन्होंने एटमी ऊर्जा के लिए ये समुदाय बनाया। फिर 1973 में कुछ और देश इसमें शामिल हो गए आके। 1979 में प्रत्यक्ष चुनाव हुआ इसका। 1981 में ग्रीस ने यानी यूनान ने सदस्यता ली। यानी धीरे धीरे क्या हो रहा है, सदस्य संख्या बढ़ती जा रही है। 85 में शेंजेन संधि हुई थी, जिसमें कहा गया कि आपको वीज़ा की ज़रूरत नहीं होगी। फिर इसके बाद देखो और देश जुड़ गए। फिर जर्मनी का एकीकरण हो गया, फिर बाज़ारों का एकीकरण हो गया मास्ट्रिक्ट संधि द्वारा। यहाँ पे यूरोपियन यूनियन का नाम पड़ गया EU यानी यूरोपियन यूनियन। और यहीं के बीच में 1991 में आपको पता है कि USSR का विघटन हो गया, यानी सोवियत संघ का विघटन हो गया। तो यूरोपियन यूनियन में और भी सदस्य देश आके शामिल हो गए, जो अभी हमने ऑरेंज कलर के देखे थे वो सारे के सारे। ठीक है, तो ये आपका क्या हो रहा है, धीरे धीरे यूरोपियन यूनियन की जो सदस्य संख्या है वो बढ़ती चली जा रही है। ठीक है, अब इसमें आप देखिए, यहाँ पे आते आते यूरोपियन यूनियन की 2013 में 28वां देश बना था क्रोएशिया। सबसे आखिर में कौन सा देश बना इसका सदस्य? क्रोएशिया। और 2016 में ब्रिटेन ने जन्म संग्रह कराया और ब्रेग्जिट हो गया। ब्रेग्जिट मतलब ब्रिटेन का एग्जिट होना। तो ये आपके बुक में एक छोटा सा स्क्रीन ऐसे दी है साइड में, जिसमें सब दिया है लाइन टू लाइन वाइज। ठीक है, तो आपको इसमें से क्या क्या याद रखना है कि आपको ये याद रखना है कि किस तरीके से सबसे पहले इन्होंने यूरोपियन कोयला और इस्पात के लिए समुदाय बनाया था। फिर धीरे धीरे इनके सदस्यों की संख्या बढ़ती चली गई। फिर ये आर्थिक के साथ साथ राजनीतिक संगठन भी बन गया। और जब 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो गया, तब इसमें तेजी आई और फिर मास्ट्रिक्ट संधि द्वारा इसका नाम पड़ गया यूरोपियन यूनियन या यूरोपीय संघ। फिर इसके बाद क्रोएशिया इसका 28वां राज्य बन गया और फिर 2016 में ब्रिटेन इससे एग्जिट हो गया। बड़ा बड़ा आपको ये याद रखना है। आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर मिलेंगे किसी और नेक्स्ट वीडियो में।